तो अब जरा हम बात करते हैं डे नंबर कि हमने आज तक कितने मार्क्स अपने कमा लिए। आओ जरा, पहले मॉड्यूल में हमने खत्म किया ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, और ये जो ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी हमने खत्म किया है, ये खत्म हुआ है करीब करीब इस चैप्टर नंबर 5 में से 8 मार्क्स का। उसके बाद हमने उसी फेज में खत्म किया ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों 4 और 4 नंबर के आते ही आते हैं। इसके बाद इसी मॉड्यूल में से हमने खत्म किया ऑडिट ऑफ बैंक्स और ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कम से कम 4-4 नंबर में आते ही हैं। इसके बाद हमने लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर खत्म किया था, जो 4 नंबर में आता है। इसके बाद हमने जो बड़ा मेजर काम खत्म किया वो किया प्रोफेशनल एथिक्स का, जो अकेला 16 नंबर में आता है। तो अब तक 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28 और 4 32 और 4 36 और 8 42 मार्क्स का हम पिछले 25 दिनों में देख चुके हैं। इन 42 मार्क्स के अंदर हमने जो भी देखा है एकदम पक्का है, आने ही है। मतलब ये तो बेयर मिनिमम कंटेंट है, आपके पेपर में ये आएगा ही, दैट्स इट। और अब बजाय इन टॉपिक्स के जिनके आने की सर्टेनिटी नहीं है, कौन सा 11, 15 एंड 13, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो लीस्ट आस्क्ड है, मतलब बहुत 2-3 अटेम्प्ट में एक बार कभी आते हैं, तो इनको अपन सबसे लास्ट में लेंगे। हाँ, इन सब में अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, दैट इज जीएसटी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। और ये जो जीएसटी ऑडिट और टैक्स ऑडिट वाला पोर्शन है, ये अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। और इसको अपन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने की बात करेंगे। मतलब आप मान के चलो कि अब मैं जो शुरू कर रहा हूं, मुझे अब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, ये चारों मिलाकर जो आपके 30 से 35 नंबर के आते हैं, और कई एग्जाम ऐसी हुई हैं जिनमें 58 मार्क्स भी पूछे गए हैं। 42 मार्क्स, 58 मार्क्स, 48 मार्क्स, आप देख सकते हो। तो अब मैं चाह रहा हूं कि अब हम ऑडिट ऑफ बैंक और ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस दोनों कर चुके हैं। बाकी 3 चैप्टर जो है ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट जो है, ये सबसे बाद में देखना है। तो बचा कौन? ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, पीयर रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ फिस्कल लॉ। तो ये सब मिलाकर 15 नंबर में आता है, लेकिन ये सब अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन अब फिक्र करेंगे कि इनकी 30 to 35 मार्क स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। तो फेज 1 मैंने शुरू किया था कोड ऑफ एथिक्स, फेज 2 मैंने शुरू करके खत्म किया कंपनी ऑडिट, फेज 3 मैंने शुरू कर दिया अदर ऑडिट, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बोझ के तले आपके 16 नंबर दब जाएं। कौन से? ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। क्योंकि इन 5 से मिलकर कम से कम 16 से 18 मार्क्स का पूछा जाता है। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक बार आपके खत्म कर दी जाए ना, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ऑडिट खत्म हो गया है ना। अब मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि फिस्कल लॉ को तो आप छोड़ के जाने वाले नहीं हो, तो बहुत ही गारंटीड है। और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आना नहीं आना उनका कोई मायने नहीं रखता, वो या तो चॉइस में निकल जाते हैं या फिर वो आते भी हैं तो फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, आखिरी के 10 लेक्चर उन्हीं के। लास्ट 10 लेक्चर्स में होगा ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंटरनल मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड पीयर रिव्यू। ये सारा मिलकर आपका लास्ट, इवन पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू को तो मैं सोच रहा हूं कि आई विल टेक इमीडिएटली आफ्टर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसी मैं SQC1 पढ़ाऊंगा वहीं से मैं आपको सारी चीजें उठा के दे दूंगा। बट लेट्स मूव टू स्टैंडर्ड्स फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे स्टैंडर्ड्स पे,
बहुत मजा आएगा आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ने में, एंड आई एम गारंटी कि आपने अगर मेरे साथ स्टैंडर्ड्स पूरे पढ़ लिए फंडामेंटली, लॉजिकली, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इन 30 मार्क्स को कवर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर मैंने जो आपको शीट्स अपने हाथ से बनाई हुई दी हैं, उनमें मैंने स्टैंडर्ड्स को 6 भागों में डिवाइड कर दिया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई और पार्ट एफ। पार्ट ए इज अबाउट फंडामेंटल्स, पार्ट बी इज अबाउट 200 सीरीज, पार्ट सी इज अबाउट 300 सीरीज, पार्ट डी इज अबाउट 500 सीरीज, पार्ट ई इज अबाउट 600 सीरीज, पार्ट एफ इज अबाउट 700 सीरीज। अब आपको मेजरली एक बात भी बता दूं कि जो आपके मेन चैप्टर्स हैं मॉड्यूल में, एक तो पार्ट सी आपको बहुत एक्सप्रेसली कवर किया गया है 2 चैप्टर्स के अंदर, और पार्ट ई भी एक्सप्रेसली कवर्ड है आपके यहां पर, और पार्ट एफ भी एक्सप्रेसली कवर्ड है आपके यहां पर। तो इस तरीके से 3 पार्ट तो एक्सप्रेसली कवर्ड है आपके यहां, 3 पार्ट्स एक्सप्रेसली कवर्ड है। और ये जो पार्ट डी है और पार्ट बी है और पार्ट डी है, ये दोनों आपके पहले चैप्टर के अंदर ओवरव्यू में कवर्ड है। भाई इनके लिए तो पूरे चैप्टर्स, इसके लिए भी पूरे चैप्टर्स हैं, इसके लिए भी चैप्टर्स, मतलब ये चैप्टर्स में अच्छे एक्सप्रेसली कवर्ड है। और बाकी वो जो दो हैं वो इम्प्लाइडली कवर्ड है, क्योंकि वो 200 सीरीज और 500 सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कहां पर, इंटरमीडिएट में। हालांकि ये नहीं बोल रहा हूं, उसमें से भी 2-3 स्टैंडर्ड जो है जैसे 540 है, 580 है, उनका तो डोमिनेंस अपने यहां पर है ही, तो हमको किसी को कम नहीं आंकना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बताना चाह रहा हूं बात की क्या है। तो अब स्टैंडर्ड्स के ये नोट्स आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई और पार्ट एफ में बटे हुए हैं। पार्ट ए में स्टैंडर्ड्स के फंडामेंटल। जब भी मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ाना चालू करता हूं, मुझे पहले पढ़ाने पड़ते हैं आपको फंडामेंटल्स। वो फंडामेंटल्स पूरे होने के बाद ही हम स्टैंडर्ड्स पर जा सकते हैं। तो लेट्स मूव टू फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में पार्ट ए में सबसे पहले आता है एश्योरेंस एंड नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको स्टैंडर्ड्स में क्या बोला जाता है, प्रैक्टिशनर। आपको एक बात बता दूं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं, दीज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर फ्रॉम वेयर वी आर हैविंग दीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के स्टैंडर्ड्स, जिनको हमने एज इट इज अडॉप्ट किया है हमारे AASB ने, दैट इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड विद इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। सो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं बोलती। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वन बोलते हैं अपने कोड ऑफ एथिक्स में, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं बोलती, ये बोलते हैं प्रैक्टिशनर। तो अब जहां भी वर्ड यूज होगा कि प्रैक्टिशनर कौन है, तो प्रैक्टिशनर का मतलब होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो एक प्रैक्टिशनर को 2 तरीके के असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। ही कैन गेट 2 काइंड ऑफ असाइनमेंट्स। पहला असाइनमेंट उसको मिल सकता है एश्योरेंस एंगेजमेंट का, और दूसरा असाइनमेंट उसको मिल सकता है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट का। इंटरमीडिएट में किसी ने हमसे पूछा था कि साहब एश्योरेंस क्या होता है, तो हमने कहा यार किसी का कॉन्फिडेंस को बढ़ने को अपन एश्योरेंस कहते हैं। गेटिंग द कॉन्फिडेंस इंक्रीज्ड, गेटिंग द कॉन्फिडेंस एनहांस्ड इज नोन एज एश्योरेंस। किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसे हम क्या कहते हैं, एश्योरेंस।
सो व्हाट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट? सर इसकी डेफिनेशन भी हमको पढ़ना जरूरी है। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, उसके बाद इस चार्ट पे वापस आएंगे। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है एक ऐसा एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर इशू करता है एक कंक्लूजन। एक ऐसा एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर कंक्लूजन इशू कर रहा है और वो कंक्लूजन इस तरीके से डिजाइन्ड है कि वो डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर बढ़ा रहा है। किसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है? इंटेंडेड यूजर का, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अभी इसको भूल जाओ कि क्या लिखा हुआ अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अभी सिर्फ इतना समझो, हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक ऐसे एंगेजमेंट में लगाया है जहां पर उसे एक कंक्लूजन देना है और वो कंक्लूजन ऐसा देना है कि वो एनहांस करे डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंटेंडेड यूजर का, अदर देन रिलेटेड पार्टी, about an outcome of evaluation or measurement of a subject matter against a criteria। इतनी उल्टी सीधी डेफिनेशन लिखते हैं साहब कि आदमी अगर समझना भी चाहे तो नहीं समझ सकता। आदमी देख के ही पागल हो जाता है और सो जाता है, बोले भैया ये तो नहीं हो रही है। कहानी बहुत सिंपल है सर, लगता है कि कुछ गड़बड़ है, बाकी कुछ भी गड़बड़ नहीं। एक ऐसा एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर इशू कर रहा है कंक्लूजन जिससे कि कॉन्फिडेंस की डिग्री बढ़ेगी इंटेंडेड यूजर की, अदर देन रिलेटेड पार्टी। अरे तो दादा ये जो तू कंक्लूजन एक्सप्रेस कर रहा है ये कर किस पे रहा है? सर मैं कंक्लूजन एक्सप्रेस कर रहा हूं अबाउट द आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट। मैंने इवैल्यूएशन या मेजरमेंट किया है, किसका? एक सब्जेक्ट मैटर का। कैसे? एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट में। और फिर मैंने कंक्लूजन एक्सप्रेस किया। फिर कंक्लूजन एक्सप्रेस करने से क्या हुआ? बोले सर डिग्री एनहांस हो गई कॉन्फिडेंस की। किसकी? इंटेंडेड यूजर। अब ये जो फ्लो चार्ट दिया है इसको जरा उल्टा पढ़ना। एक सब्जेक्ट मैटर है, अब आप मेरे हिसाब से पढ़ना। एक सब्जेक्ट मैटर है, उसका एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट में इवैल्यूएशन हुआ है और इवैल्यूएशन होने के बाद उस पे एक कंक्लूजन एक्सप्रेस हुआ है। उस कंक्लूजन के एक्सप्रेस होने से इंटेंडेड यूजर की डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट मैटर पे बढ़ गया है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में इसे लिखना है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको इस ऑर्डर में इसको लिखना है। डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लेके जाऊंगा और वहां से जब मैं वापस लाऊंगा तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन आपको दिख रही है ना, ये आप खुद ही लिख दोगे। मतलब आपको ये सब कुछ भी समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और उसके बाद आप बोलोगे कि सर अब तो मैं ये पेज उठा के भी नहीं देखूं जो आपने दिया हुआ है। क्या पागलपन है ये पागलपन नहीं बेटा, ये ओरिजिनल है जो उन्होंने दिया। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द सेम कि हमको अब करना क्या है। तो अब हम हैं फंडामेंटल्स ऑफ स्टैंडर्ड पर और यहां हम देखेंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरीके से अपने सोसाइटी को सर्व करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक नाउन यहां पर यूज हुआ है प्रैक्टिशनर, क्योंकि एक इंटरनेशनल नाउन है। प्रैक्टिशनर का मतलब होता है पब्लिक अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंडिया में उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, यूएस में उसे सीपीए कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में उसे एसीसीए कहते हैं। तो प्रैक्टिशनर एक जनरल वर्ड है।
तो चलिए, यहां जहां जहां मैं प्रैक्टिशनर बोलूंगा इसका मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सोसाइटी को दो तरीके से सर्विसेज दे सकता है, एक अश्योरेंस एंगेजमेंट और एक अदर देन अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिनको मैं बोलूंगा नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब आइए आते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है। यहां से बेसिक फंडामेंटल्स की शुरुआत हो रही है। आइए बोर्ड पर, अश्योरेंस एंगेजमेंट किसको कहते हैं? तो सर, ये है आपका प्रैक्टिशनर, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस, मिस्टर घनघोर। वापस आ गए हैं मिस्टर घनघोर, क्योंकि अब वापस से बात शुरू हो रही है किसकी? ऑडिट की। तो कोड ऑफ एथिक्स से निकाल कर ये मिस्टर घनघोर आपके सामने फिर आ गए। नाउ, एक है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो बनाती है एक सब्जेक्ट मैटर, और ये सब्जेक्ट मैटर को यूज करने वाले हैं इंटेंडेड यूजर्स। लेकिन ये इंटेंडेड यूजर इस सब्जेक्ट मैटर पर विश्वास करने में हिचकिचा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ये सब्जेक्ट मैटर एक प्रैक्टिशनर के पास जाए और वो प्रैक्टिशनर एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट में इसको इवैल्यूएट कर दे, एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट में इसको इवैल्यूएट कर दे और उस इवैल्यूएशन के बाद अपना कंक्लूजन उस पर दे दे, और वो कंक्लूजन जब इंटेंडेड यूजर के पास आए तो इंटेंडेड यूजर का जो कॉन्फिडेंस है वो इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बढ़ जाए, तो हम कहते हैं ऐसा एंगेजमेंट कहलाता है अश्योरेंस एंगेजमेंट। जब एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी एक सब्जेक्ट मैटर बनाती है, उस सब्जेक्ट मैटर को यूज करने वाले इंटेंडेड यूजर्स होते हैं। ये इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट मैटर में बढ़ जाता है। अगर उस सब्जेक्ट मैटर को एक प्रैक्टिशनर जो है किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट में इवैल्यूएट करके कंक्लूजन दे देता है, तो उससे जो इंटेंडेड यूजर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और इस ट्राइपार्टिएट एंगेजमेंट का या ट्राइपार्टिएट रिलेशनशिप को हम किसके नाम से जानते हैं? अश्योरेंस एंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। सो अश्योरेंस एंगेजमेंट इज नथिंग बट an engagement where a practitioner has been engaged to express his conclusion after due evaluation against given criteria of a subject matter, which is prepared by the responsible party so as to increase the confidence of the intended user in that particular subject matter. अब आपको किसी भी भाषा में किसी भी तरीके से इसको बोलना है, आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कितने वर्ड्स आना जरूरी है। When a practitioner evaluates a subject matter against a given criteria and expresses a conclusion over that subject matter, which is prepared by this responsible party, and such and issues a conclusion so that the confidence in the subject matter of the intended user increases, then such an engagement is known as an assurance engagement. ऐसे engagement को हम assurance engagement कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये assurance engagement तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि हम ऑडिट की बात कर रहे हैं। ऑडिट में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
जिसको यूज करने वाले होते हैं शेयर होल्डर्स, और वो शेयर होल्डर अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट करके उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट ना दे दी हो। तो फिर ऑडिट और अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या अंतर है? सर, अश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट में कोई अंतर नहीं है। अश्योरेंस एंगेजमेंट के खानदान का एक सदस्य है ऑडिट, दैट इज देयर। और इसी ऑडिट की डेफिनेशन हमने इंटरमीडिएट में पढ़ी थी, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सब्जेक्ट मैटर है, to form and express opinion, expressing the conclusion in form of opinion, whether the financial statement are giving true and fair view or not. और क्यों कर रहे हैं ऐसा हम? Because we want intended users to get increased confidence in the subject matter. तो मेरे भाई, अब हम वापस अगर आए तो हमसे कहा कि प्रैक्टिशनर दो टाइप के एंगेजमेंट दे सकता है, एक कहलाता है अश्योरेंस एंगेजमेंट और दूसरा कहलाता है अदर देन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आइए जरा पहले अश्योरेंस एंगेजमेंट पे तो हमने बात कर ली। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? सर ये रही, आपको याद होगी, आप इसे मत रटना। An engagement in which practitioner issues a conclusion designed to enhance the degree of confidence of intended user other than responsible party about the outcome of evaluation or measurement of a subject matter against a criteria। कोई जरूरत नहीं कि आप ऐसी डेफिनेशन लिखो, आप अपने मन से डेफिनेशन लिखो। कौन पूछ रहा है वैसे आपसे सीए फाइनल में कि एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन बताओ, पर अगर कभी पूछ ले तो आप अपनी तरह से डेफिनेशन दो। आपकी डेफिनेशन क्या होगी? When a practitioner is engaged to issue a conclusion after due evaluation of a subject matter against a given criteria so as to enhance the confidence of the intended user other than the responsible party who prepared that, is known as assurance engagement। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो सर ऑडिट के अलावा भी कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन फिर से फाइनली व्हाट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट? अश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट, आप सीधे भी लिख सकते हो, assurance engagement is an engagement whereby practitioner issues a conclusion on subject matter which is prepared by the responsible party after due evaluation against given criteria. Practitioner issues a conclusion and that conclusion enhances the degree of confidence of the user in subject matter. Such an engagement is known as assurance engagement। मुझे कितने शब्द आपके उस वाक्य में चाहिए बता दूं, उसके बाद उसमें आप वाक्यों में उसको कहां प्रयोग करते हो उससे मुझे मतलब नहीं। तीन तो मुझे पार्टियां चाहिए, प्रैक्टिशनर, सब्जेक्ट मैटर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी। एक मुझे तीन तो पार्टियां चाहिए, कौन कौन? प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी। एक मुझे सब्जेक्ट मैटर वर्ड चाहिए, एक मुझे एग्जामिनेशन अगेंस्ट ड्यू क्राइटेरिया चाहिए, एक मुझे एक्सप्रेशन ऑफ कंक्लूजन चाहिए और एक मुझे एनहांसमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। अब इन शब्दों को मिलाकर आप जो भी डेफिनेशन इसकी देना चाहें दे सकते हैं सर, दैट इज कॉल्ड अश्योरेंस एंगेजमेंट। नाउ अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं और नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं। भाई नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट किसको कहेंगे? when you are not giving any sort of assurance to anyone, it is called non-assurance engagement। नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है उस पर भी अपन आएंगे, पर पहले अभी अश्योरेंस एंगेजमेंट देख लें, फिर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट पे आते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट की दो कैटेगरीज है, एक रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरी
related to other than historical financial information. तो अब जरा पहले ये समझे कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, जिनका फ्यूचर के किसी प्राइस या वैल्यूएशन से जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं. तो सर ये जो दूसरा दिखा रहे हैं ये रिलेटेड टू अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं? क्या आपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम सुना है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सीएमए डेटा, जिनके अंदर हम अगले 5 साल तक के क्या देते हैं? प्रोजेक्शंस देते हैं, और अगले 5 साल के प्रोजेक्शन देकर बैंक को बोलते हैं कि साहब हमें लोन सैंक्शन किया जाए. तो लोन सैंक्शन करवाने के लिए, पब्लिक इशू के प्रोस्पेक्टस में डालने के लिए हम आगे आने वाले समय के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग कर लेते हैं, और उन्हें हम कहते हैं दीज आर ऑल नोन एज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी आदमी अश्योरेंस चाहता है, यानी यूजर 2 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अश्योरेंस चाहते हैं. एक हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, एक अदर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर. बैंक लोन देने से पहले ये चाहेगी कि अगले 5 साल का जो प्रोजेक्शन हुआ है इसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके दे दे. कंपनीज एक्ट 2013 चाहता है कि जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है और 5 साल का दिया हुआ उस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन हो जाए. यानी चाहे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, चाहे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, दोनों ही जगह पर, दोनों ही मामलों में यूजर अश्योरेंस चाहता है. अब हम कितना अश्योरेंस देंगे उस पर फर्दर चीजें डिपेंड करती हैं. अगर मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेकर के, अगर मैं एक हाई लेवल का अश्योरेंस देता हूं, लेकिन नहीं एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो हम दे ही नहीं सकते, बचपन से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं. अगर मैं हाई बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस देता हूं तो वो हाई बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस को कहा जाता है रीजनेबल अश्योरेंस. अगर मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करके रीजनेबल अश्योरेंस देता हूं तो ऐसी सर्विस को कहा जाता है ऑडिट. कई बार हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जिनको इंटेंडेड यूजर लाइक सेबी और स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर देखते हैं. अब सेबी ने लिस्टेड कंपनी से कहा कि भाई आपके क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एग्जामिनेशन तो होना चाहिए. तो कंपनी ने कहा साहब कितनी बार ऑडिटर को एंटरटेन करेंगे, हर क्वार्टर में अगर डिटेल्ड ऑडिट होने लग जाएंगे तो धंधा कब करेंगे. तो सेबी ने कहा कि आपसे कौन कह रहा है कि आप डिटेल्ड ऑडिट करो, आप लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ और उस ऑडिटर से कहो कि लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर लगाकर हमें हाई लेवल का एश्योरेंस ना दे, मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस दे दे, चलेगा. क्वार्टर में मॉडरेट एश्योरेंस चलेगा, ईयरली में रीजनेबल एश्योरेंस ले लेंगे.
तो जब मॉडरेट अश्योरेंस आया तो उसे कहते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। तो मॉडरेट अश्योरेंस है उसे क्या कहा जाता है? लिमिटेड अश्योरेंस। यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के दो भाग हुए। एक, अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर आपने रीजनेबल अश्योरेंस दिया तो हम उसे कहेंगे कि वो ऑडिट है, और अगर आपने लिमिटेड अश्योरेंस दिया तो मैं कहूंगा कि वो रिव्यू। देखो, ऑडिट और रिव्यू दोनों में एक बात तो कॉमन है कि ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं। क्या बोला मैंने? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट हैं। कौन? रिव्यू और लिमिटेड अश्योरेंस, और ऑडिट और रिव्यू, जिसे मैं लिमिटेड रिव्यू भी बोलते हैं, एलआर। पर ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस क्या है? डिग्री ऑफ ओपिनियन का डिफरेंस है। एक में रीजनेबल डिग्री का एश्योरेंस दे रहे हैं, एक में लिमिटेड डिग्री का एश्योरेंस दे रहे हैं। रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए आपको बहुत सारी ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ती है और बहुत सारे एविडेंसेस लेना होते हैं, जबकि लिमिटेड एश्योरेंस में आपको लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर लगाना होती है, लिमिटेड एविडेंसेस चाहिए होते हैं, इसीलिए ओपिनियन भी लिमिटेड जाता है। अब एक हुआ ऑडिट और एक हुआ रिव्यू। ऑडिट के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट क्या देता है? टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड बिलीफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। रिव्यू में ऑडिट रिपोर्ट क्या देता है? वी हैव अप्लाइड लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स टू एक्सप्रेस अ लिमिटेड assurance, and on the basis of examination of financial statement, we report that after applying limited audit procedure, we do not prima facie found any misstatement. We do not prima facie found any misstatement. Very simple. So assurance engagement के अंदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको दो बातें आ गई, रीजनेबल और लिमिटेड। रीजनेबल अश्योरेंस जब आप दे रहे हो तो आप पॉजिटिव ओपिनियन दे रहे हो। क्या दे रहे हो? टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये पॉजिटिव एश्योरेंस है। और जब आप लिमिटेड एश्योरेंस में रिव्यू के अंदर रिपोर्ट दे रहे हो, सर ये नेगेटिव एश्योरेंस है। प्राइमा फेसी वी डू नॉट फाइंड एनी इनकंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेगेटिव एश्योरेंस। तो वन इज पॉजिटिव एश्योरेंस, another one is negative assurance. But this is relating to what? Historical financial information. Then comes related to other than historical financial information. What is this other than historical financial information? मैंने आपको बोला other than historical financial information मतलब prospective financial statement. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो घटनाएं अभी घटी नहीं है। सर यहां तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम क्या नहीं दे पाए? रीजनेबल अश्योरेंस। हेलो, बड़ी मुश्किल से दिया। तो जो घटनाएं अभी घटी नहीं है उन पर मैं कौन सा अश्योरेंस देने जाऊंगा? तो उन पर तो मैं मॉडरेट अश्योरेंस ही दूंगा, मतलब लिमिटेड अश्योरेंस ही जाएगा। तो ऐसे अश्योरेंस को क्या कहा जाता है? सिर्फ अश्योरेंस सर्विसेज। अश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन हुए, ऑडिट, रिव्यू एंड अश्योरेंस। ऑडिट और रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अश्योरेंस अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो लेवल हैं, रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस।
लिमिटेड एश्योरेंस से क्या बनेगा? रिव्यू। रीजनेबल एश्योरेंस से क्या बनेगा? ऑडिट। और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अगर असर्शन हुए तो दैट इज ऑल्सो लिमिटेड एश्योरेंस, और उसे क्या कहेंगे? उसे एश्योरेंस एंगेजमेंट कहेंगे। सर, एक क्लाइंट ने मुझे बैलेंस शीट दी, लेके चलता हूं मैं आपको बोर्ड पर, वहां आपको ज्यादा समझ में आता है। अब जरा ऑडिट और रिव्यू के बीच में थोड़ा सा बेसिक अंतर जान ले, उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। ये आपको सब्जेक्ट मैटर देती है, यहां भी आपको सब्जेक्ट मैटर मिल रहा है। ये भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहां भी इंटेंडेड यूजर्स हैं, यहां भी इंटेंडेड यूजर्स हैं। ओके, यहां आपसे कह रहे हैं एप्रोप्रिएट प्रोसीजर लगाओ, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो, और कंक्लूजन दो that financial statements are giving true and fair view। या आपसे कह रहे हैं रीजनेबल प्रोसीजर लगाओ, रीजनेबल प्रोसीजर लगाओ, और रीजनेबल प्रोसीजर मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा लगाओ। रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इंक्वायरी, कंफर्मेशन। इंक्वायरी करो, कंफर्मेशन करो। डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है, रीजनेबल ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। रीजनेबल एविडेंस लो, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने की जरूरत नहीं, रीजनेबल एविडेंस लो, और ये बोलो दैट प्राइमा फेसाई financial statement do not contain any misstatement। यहां हम कह रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यहां हम कह रहे हैं प्राइमा फेसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन एनी मिस स्टेटमेंट। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव अश्योरेंस, और इसे हम कहते हैं नेगेटिव अश्योरेंस। अब ऑडिट और रिव्यू में क्या अंतर रह गया? ऑडिट में दिया जाता है पॉजिटिव एश्योरेंस, रिव्यू में दिया जाता है नेगेटिव एश्योरेंस। ऑडिट में लगाई जाती हैं एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर और ऑब्टेन किए जाते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। रिव्यू में लगाई जाती है रीजनेबल प्रोसीजर और लिए जाते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट में दिया जाता है ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और रिव्यू में दिया जाता है ओपिनियन दैट ऑन द बेसिस ऑफ आवर लिमिटेड रिव्यू ऑफ द एक्टिविटीज वी कैन से दैट prima facie we do not found any misstatement in financial statement. That is called negative assurance. 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। What is difference between audit and review? They have asked so many times. So audit और review के बीच में क्या difference हुआ? एक reasonable assurance दे रहा है, एक limited assurance दे रहा है। एक में detailed audit procedure लग रही है, एक में सिर्फ audit procedure लग रही है, एक में sufficient and appropriate audit evidence मिल रहे हैं, एक में reasonable evidence मिल रहे हैं, एक में positive assurance दिया जा रहा है, एक में negative assurance दिया जा रहा है। अब जब आप आते हो ऑडिट और रिव्यू जैसी सर्विसेज पे, उसके बाद एक और आता है कि भाई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो घटनाएं अभी घटी नहीं है
हम उनकी बात में बात कर रहे हैं, यानी गाय ने अभी घास नहीं खाई और हम श्रीखंड की बात कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर है। रिलेशन टू अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? अगले 5 साल के फिगर है, बेस ईयर के फिगर का ऑडिट में करूंगा, बाकी सबके बारे में मैं मेथड ऑफ असम्पशन देखूंगा। उसके बाद मैं कौन सा एश्योरेंस दे पाऊंगा? सिर्फ लिमिटेड ही तो दे पाऊंगा। अरे भैया, अगर मैंने लिमिटेड एश्योरेंस की जगह दूसरा एश्योरेंस दे दिया तो तुम ही लोग मुझे क्लॉज नंबर 3 ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ द सेकंड शेड्यूल में घसीट दोगे, वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। याद करो, यू कैन नॉट डू वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। लिमिटेड एश्योरेंस ही देना पड़ेगा आपको, और ऐसी सर्विस को क्या कहते हैं? एश्योरेंस। तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 तरीके के एश्योरेंस सर्विसेज दे सकता है। एक का नाम है ऑडिट, एक का नाम है रिव्यू, और एक का नाम है एश्योरेंस। ऑडिट और रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू को ऑडिट करने के हैं, और एश्योरेंस रिव्यू करने का है। नाउ, अगर आप ऑडिट करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना जरूरी है। अगर आप रिव्यू करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट फॉलो करना जरूरी है। अगर आप एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट करना जरूरी है। यानी ऑडिट करेंगे तो एसेज, रिव्यू करेंगे तो एसआरईज, और एश्योरेंस देंगे तो एसएई। और अगर किसी ने कहा यार मैनेजमेंट तुमको बुला रहा है, बोल रहा हूं मेरी फिक्स एसेट चेक कर दो, मेरा स्टॉक चेक कर दो, मेरा बैंक रिकंसाइल करवा दो, मेरा स्टॉक रिकंसाइल करा दो, मेरे क्रेडिटर रिकंसाइल करा दो, मेरे डेटर रिकंसाइल करा दो। क्लाइंट ने कहा, हमने किया, उससे फायदा क्लाइंट को हुआ, उससे भरोसा भी क्लाइंट का भरा, थर्ड पार्टी का कुछ भी नहीं किया। तो हमने जब थर्ड पार्टी को कोई एश्योरेंस ही नहीं दिया तो हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें कोई एश्योरेंस नहीं दिया जाता। मैनेजमेंट ने आपको अपॉइंट किया, मैनेजमेंट आपको बोल रहा है जी आप मेरे लिए अकाउंटिंग कर दो, मेरी ब्रांच का कंसोलिडेशन कर दो, मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा दो, मेरे स्टॉक को रिकंसाइल करा दो, मेरे बैंक को रिकंसाइल करा दो, मेरे डिस्काउंट्स रिकंसाइल करवा दो। अब मैनेजमेंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाकर उसकी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इसलिए ली क्योंकि मैनेजमेंट खुद आश्वस्त होना चाहता है। जब आप खुद आश्वस्त होना चाहते हो तो उससे फिर हम नॉन एश्योरेंस सर्विस कहते हैं। और नॉन एश्योरेंस सर्विस जो होती है उसका मेन नाम जो है वो क्या है? दैट नेम इज नोन एज रिलेटेड सर्विसेज। और उसके लिए आप फॉलो करते हैं क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो भाइयों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 4 तरीके की सर्विसेज दे सकता है क्लाइंट को: ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज। ऑडिट के अंदर होता है रीजनेबल एश्योरेंस, रिव्यू के अंदर होता है लिमिटेड एश्योरेंस, एश्योरेंस के अंदर भी होता है लिमिटेड एश्योरेंस, और रिलेटेड सर्विसेज के अंदर होता है नो एश्योरेंस, कोई एश्योरेंस नहीं। नाउ, इन सभी स्टैंडर्ड्स के अंदर काम करते वक्त, इन सभी असाइनमेंट्स को करते वक्त आपको क्वालिटी मेंटेन करते हुए चलना होगा। चाहे ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे एश्योरेंस हो, चाहे रिलेटेड सर्विसेज हो, आपको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करके चलना ही होगा। और उसके लिए हमने अलग से स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं जिन्हें हम बोलते हैं SQC, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब चूंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लिए गए तो उनका कोडिंग सिस्टम भी फॉलो करना पड़ा। इंटरनेशनली 1 to 99 is designed for, is set for quality standard। दुनिया भर में क्वालिटी स्टैंडर्ड इशू होते हैं तो 1 to 99 में इशू होंगे।
हमारे इंडिया में 1299 में जाएंगे। दुनिया भर में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू होते हैं 100 to 999 में, हमारे में 100 to 999 की सीरीज में जाएंगे। जमाने भर में लिमिटेड एश्योरेंस जो होते हैं, वो रिव्यू जो होते हैं, वो 2000 to 2699 की सीरीज में होते हैं, इसलिए हमारा भी। इसी तरीके से एश्योरेंस एंगेजमेंट की सीरीज 3000 to 3699। इसी तरीके से नॉन एश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज की जो सीरीज है वो 4000 to 4699। इंटरनेशनल कोडिंग। अब एक बात कान खोल के सुन लो सारे के सारे, ये पांचों स्टैंडर्ड एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस और एसक्यूसी, इन पांचों को एक कॉमन नाम से बुलाया जाता है और वो कॉमन नाम है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। So what is engagement standard? Engagement standard is a term which is used for group of standards which are issued by ICAI. For audit, ICAI issued SAs. For review, ICAI issued SREs. For assurance engagement, ICAI issues SAE. For related services, ICAI issued SRSS. And collectively these all are known, and for all these, to maintain the quality, they have issued quality control standard. So all five standards commonly are known as engagement standards. तो पहला फंडा आप तक पहुंचा कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। हमारे कोर्स में भले एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में से एक ही स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और एक है एसक्यूसी, उसके अलावा हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज होना जरूरी है कि भाई कहां कहां क्या क्या है। तो दो छोटे छोटी सी बातें हो गई। एक हो गया अश्योरेंस एंगेजमेंट किसको कहते हैं, और एक हो गया कि रिलेटेड सर्विसेज किसको कहते हैं, और एक हो गया कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स किसको कहते हैं। तो कुल जमा तीन बातें हमने अपने हिसाब से बेसिक फंडामेंटल के तौर पर ले ली। ये बातें अपन पहले भी कर चुके थे इंटरमीडिएट में, सिर्फ एक ब्रश अप करने के लिए हमने इन बातों को यहाँ पे ले लिया। अब बात आती है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया, एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन अब फंडामेंटली आती है हमारे सामने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं। बॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये तो हमने कंपनीज एक्ट के अंदर भी देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स इन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमने बात की। लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको कहा जाता है, अब हम वो बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स। Structured representation of historical financial information। historical financial information का structured representation, क्या बैलेंस शीट अपन कैसे भी बना सकते हैं या उसका एक निश्चित प्रारूप होता है। तो हम सबको मालूम है कि यार बैलेंस शीट का एक निश्चित प्रारूप होता है। सो इट हैज अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन किसका, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हिस्टोरिकली जो भी इवेंट्स हुए हैं
जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना, इंक्लूडिंग नोट्स। ओके, क्यों भाई? आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो हमने कहा सर ये स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब दूसरी बात आती क्यों है, क्या जरूरत क्या है तुमको ये स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करने की? तो हम कह रहे intended to communicate an entity's economic resources and obligation at a given point of time and changes therein over a period of time. Intended to communicate an entity's economic resources or obligation at a point of time and changes therein over a period of time. What does it mean? आप इसलिए उन्हें बना रहे हैं क्योंकि आपका इंटेंशन है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस यानी असेट्स एंड ऑब्लिगेशंस यानी लायबिलिटी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी 31st ऑफ मार्च, एंड चेंजेस देयरइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और आपको मालूम है असेट और लायबिलिटी में एक पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होने पर जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि इतनी हिडन बात यहां पे उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में डाल दी कि ये एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इसका इंटेंशन है कम्युनिकेट करने का एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेस को और एंटिटी के इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस को एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और खाली बैलेंस शीट में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे खाली रिसोर्सेस और ऑब्लिगेशंस को रिपोर्ट करना ही नहीं, एंड चेंजेस देयर इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें अगर कोई चेंजेस हैं तो उन्हें भी कम्युनिकेट करना, यानी P&L के बारे में बात बता रहा। ओके, क्या होता है समझ में आ गया? क्यों करते हैं ये समझ में आ गया? कैसे करते हैं? तो बोलते हैं इन अकॉर्डेंस विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हालांकि आपने अपने इंटरमीडिएट में जब ऑडिट पढ़ा था तब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन को जरूर से देखा होगा। इट इज वेरी वेल नोन फैक्ट दैट while you have been there in intermediate, you have been encountered with this word. Which word? Financial reporting framework. इस वर्ड को आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा और कई बार समझा भी होगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले तो ये समझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। क्या है? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है। किसका? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्यों? कम्युनिकेट करने के लिए। क्या कम्युनिकेट करने के लिए? एंटिटी की इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑब्लिगेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और कुछ? हाँ, उनमें कोई चेंज हुआ है साल भर में तो वो क्या होता है? P&L। कैसे? इन अकॉर्डेंस विथ FRF। अब ये FRF क्या होता है? वही तो बता रहे भाई। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। It means framework adopted by management and those charged with governance in preparation and presentation of financial statement. Financial reporting framework means a framework which is adopted by management and those charged with governance in preparation and presentation of financial statement acceptable in view of nature of the entity or and objective of the financial statement, or that is required by law or legislation. सर कुछ भी समझ में नहीं आया? 2 मिनट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है?
सर ये वो फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस अडॉप्ट करता है। क्यों अडॉप्ट करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में अडॉप्ट करता है। ओके, तो कैसे मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा फ्रेमवर्क अडॉप्ट करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में? सर पहले मैनेजमेंट देखता है कि जो मेरा नेचर ऑफ द एंटिटी है और मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्टेबल कौन सा है, या दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। और आपको मालूम है कि जब भी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है हमको ग्रीन बोर्ड पे जाना पड़ता है। चलिए वापस चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे जिसको अपन ने अरे क्या हो गया भाई? चलिए, अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है और क्यों होता है उस पर अपन बात कर रहे हैं। तो यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाना है तो क्या ध्यान रखूं? देखो यार, देखो सर, ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी या आप एक फर्म या आप एक सोसाइटी या आप एक इंडिविजुअल, कंपनी, ये बताओ तुम तीनों का भाई लोग कि नेचर ऑफ द एंटिटी और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो हमने कहा साहब नेचर ऑफ द एंटिटी तो ये रहा कंपनी। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? सर हमको आरओसी के हिसाब का देना है और इनकम टैक्स के हिसाब का भी देना है। जीएसटी वाले भी प्राण खाते हैं हमारे, शेयर होल्डर्स को तो देना ही है, बैंकर्स को देना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है साहब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और तो क्या, यही है। फर्म तुमको क्या करना है? सर हमको देना है इनकम टैक्स को, हमको देना है जीएसटी को, हमारे पार्टनर जो है उनको काम आएगा, बैंक को काम आएगा। सोसाइटी तुम क्या करते हो? सब हम तो स्कूल चलाते हैं, हमको तो मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड को देना पड़ेगी। इनकम टैक्स तो हम भरते नहीं है, और हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो मांगते हैं, हमारी बैंक मांगती है। भाई इंडिविजुअल तेरे को क्या काम है? बोले भाई साहब मेरे को तो इनकम टैक्स भरना है, मेरे को जीएसटी भरना है, इससे ज्यादा मेरे को क्या करना है? बैंकर को दे दूंगा, लोन वोन पकड़ा देगा मेरे को। ये मेरे ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, तो अब लॉ क्या कहता है? सर ये तो कह रहा है कि शेड्यूल 3 लगाओ, शेड्यूल 2 लगाओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाओ, इंड एस लगाओ। वो तो है। फर्म तुम्हारे लिए, सर हमारे लिए तो क्या, इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा लेंगे और बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा लेंगे। बैलेंस शीट एक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में बना लेंगे, वर्टिकल बनानी हुई वर्टिकल बना लेंगे, हॉरिजॉन्टल बनानी हुई हॉरिजॉन्टल बना लेंगे। असेट असेट दिखेगी, लायबिलिटी लायबिलिटी दिखेगी, और क्या। अच्छा, तुमको क्या करना है? तो सर हमको तो एक बैलेंस शीट बनानी है, एक रिसीट पेमेंट बनाना है, एक इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। ये हमको गवर्नमेंट बोलती है कि ये बनाओ, तो हम ये बना रहे हैं। अच्छा, और इंडिविजुअल तुम? बोले मेरा क्या है, मेरा भी वही है, इनकम टैक्स के हिसाब से एक तो डेप्रिसिएशन लगा लूंगा और बाकी नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो छोटी एंटिटी को लगते हैं उनको लगा लूंगा। एक एक्सेप्टेबल बैलेंस शीट बना लूंगा भाई, जो जिसमें एसेट लायबिलिटी दिखती है नॉर्मली, वो कर लूंगा। और क्या, मेरे को इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं।
अब आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस in accordance with the nature of the business, need of financial reporting and statute governing the entity। तीन चीजें, nature of the entity, form of the entity, nature of the business and legal requirement, इन तीनों को जोड़कर जब मैं एक फ्रेमवर्क तैयार करता हूं तो उसे मैं कहता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के दो टाइप भी बताऊंगा, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अभी यहाँ पे मैं उस कॉम्प्लिकेशन को लेना नहीं चाहता क्योंकि अभी मैं बहुत ही बेसिक सी बातें यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? तो इट इज अ फ्रेमवर्क विच इज अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट acceptable in the view of nature of the entity and objective of financial statement or that is required by law and regulation। कुछ भी हो सकता है तीनों में से। नेचर ऑफ द एंटिटी पे डिपेंड करेगा कि अपने को P&L बनाना है कि रिसीट पेमेंट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पता लगेगा कि अपन इनकम टैक्स वालों को भर रहे हैं तो फिर इनकम टैक्स एक्ट लगा लें, कंपनीज एक्ट करे तो कंपनीज एक्ट लगा लें। लॉ और रेगुलेशन से करें तो लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से जाएगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 2 के हिसाब से, सेक्शन 198 के हिसाब से रेमुनरेशन क्रिएट करूंगा मैं, सेक्शन 133 के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाऊंगा मैं, तो होगा ना सब, दैट वुड बी देयर। तो साहब इन सबको मिलाकर कहा जाता है FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। गुड। लेकिन सर ये दो बड़े परेशान करते हैं, कई बार इंटर में भी दिक्कत दिया इनने अपने को। मैनेजमेंट क्या होता है और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस क्या होता है? बाकी सब तो समझ में आ गया, लेकिन मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है? आइए जरा मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस का डिफरेंस भी देख लें। मैनेजमेंट कौन है? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस कौन है? तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी गई, मैनेजमेंट मींस पर्संस विथ एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कंडक्ट ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन। एंटिटी के ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है उसे हम कहते हैं क्या? मैनेजमेंट। Executive responsibility to execute day-to-day business of the entity, to execute day-to-day business, day-to-day operations of the entity। ये जिसका भी काम है वो कौन है? मैनेजमेंट। And who are those charged with governance? Those charged with governance मतलब वो पर्सन और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ओवरसी करे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, और ऑब्लिगेशन हो जिसका रिलेटिंग टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। दो काम। ऐसे पर्सन्स या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओवरसी करें स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, एंड उनका ऑब्लिगेशन है कि अगर एंटिटी के लिए किसी भी अकाउंटेबल आदमी को पकड़ना पड़ा कि इस एंटिटी के लिए अकाउंटेबल कौन, तो इनका गला पकड़ेंगे कि ये है अकाउंटेबल इस एंटिटी के लिए। किसी भी एंटिटी की सक्सेस और फेल्यूर के लिए कौन अकाउंटेबल है, तो हम बोलेंगे सब ये अकाउंटेबल है, तो इन्हें हम कह देंगे कि ये कौन हो गए? दे आर नोन एज, तो उन्हें बोलते हैं दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। नाउ जब तक ग्रीन बोर्ड पे जाएंगे तब तक थोड़ी समझ में आएगा कि ये क्या है। कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए ना बॉस। कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक तो रटना पड़ेगा इसको।
कंसेप्ट समझ में आ गया एक बार तो रटने की जरूरत ही नहीं, अपने को सब मालूम है कि ये क्या है। आइए जरा ग्रीन बोर्ड पे चलते। नाउ लेट्स मूव। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल यहीं से उठा लेते हैं, क्यों इधर उधर जाएं। ग्रुप लेते हैं, एक ग्रुप बड़ा सा है, जैसे आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप। नौ आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, और कहते हैं कुमार भाई के साथ उनके 9 रतन भी रहते हैं। ये जो 9 लोग बैठते हैं कुमार मंगलम बिरला के, और मिस्टर कुमार मंगलम बिरला जो हैं, ये 9 लोग जो हैं ये स्टीयरिंग कमेटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टीयरिंग कमेटी। चाहे बात इंडियन रेयॉन की हो, चाहे बात आइडिया सेल्यूलर की हो, चाहे बात अल्ट्राटेक सीमेंट की हो, चाहे बात मेगामोर स्टोर्स की हो, चाहे बात नागदा ग्रेसिम की हो, बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है सर। और ये सब अपने आप में लिमिटेड कंपनियां हैं, अलग अलग। और इन सब लिमिटेड कंपनीज के अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो सब तो कहलाते हैं क्या? मैनेजमेंट। दे ऑल आर नोन एज व्हाट? मैनेजमेंट, क्योंकि वो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द एंटिटी चलाते हैं। लेकिन आइडिया सेल्यूलर को क्या वोडाफोन को टेक ओवर कर लेना चाहिए? इंडियन रेयॉन को अपनी कैपेसिटी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए कि नहीं? अल्ट्राटेक सीमेंट को किसी और सीमेंट इंडस्ट्री को टेक ओवर करना चाहिए कि नहीं? मेगा मोर स्टोर को बंद कर देना चाहिए या इसको किसी और के साथ मर्ज करना चाहिए? ग्रेसिम नागदा का क्या करना है? इसको रखना है या बेचना है? सर, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। ये डिसीजन इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं ले सकते। ये डिसीजन लेती है कौन? स्टीयरिंग कमेटी। इन सारी कंपनियों की सक्सेसफुल फेल्यूर के लिए जितना इनका बोर्ड जिम्मेदार है, उससे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? वो स्टीयरिंग कमेटी। और ये स्टीयरिंग कमेटी दोस्तों कहलाती है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो सर वहां पे पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा? अरे यार, एक होल्डिंग कंपनी, एक उसकी 100% सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वही कहेगा ना जो होल्डिंग कंपनी बोलेगी। तो होल्डिंग कंपनी कौन होगी? ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो होल्डिंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हो गया? होल्डिंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया दोस्त शायद विद गवर्नेंस। और अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन हो गया? अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस, बहुत क्लियर है। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दोनों को इक्वली जिम्मेदार मानता है। ये खासियत है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इक्वली दोनों को जिम्मेदार मानता है। दैट इज इट। इसे कहते हैं दोज चार्ज विथ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। वो भी हमने देख लिया कि मैनेजमेंट कौन है, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबको समझ में आ गया?
Shall I wipe off this board for the next understanding? चलिए, तो अब कभी कंफ्यूज नहीं होना. अगर मैं बोलता हूँ दोस्त शेड विद गवर्नेंस या मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट, देन यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट. बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बंदा किस लिए बोल रहा होगा. चलिए, तो मैनेजमेंट हो गया, दोस्त शेड विद गवर्नेंस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया. बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समझने में बाधा बनती हैं वो सब हम क्लियर करते जा रहे हैं कि भाई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपने यहाँ पे ना. और आगे बढ़ते हैं अगला कंसेप्ट लेकर के. मिस स्टेटमेंट क्या है? ओहो हो बॉस, ये तो मतलब वन ऑफ दी, कहना चाहिए कि दिस इज दी, आई मस्ट टेल यू, क्या बोलूं, मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपने आप में हो गई जिसको कहा जाएगा मिस स्टेटमेंट. अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं इसको कहना चाहूंगा. क्यों? ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जब मैं आपसे मिस स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा. नॉट अ सिंगल डे विल बी देयर. देख लेना आप. मिस स्टेटमेंट इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर as reported by management and those shared with governance and as required by FRF. as reported यहाँ हमने लिखा नहीं है पर हम लिख लें as reported by management and those shared with governance and as required by financial reporting framework. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई क्लासिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई डिस्क्लोजर. कोई अमाउंट, कोई क्लासिफिकेशन, कोई प्रेजेंटेशन, कोई डिस्क्लोजर जो मैनेजमेंट ने दिया है, विच इज रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट, एंड what was required by FRF. If there is a difference between what is reported and what is required, that difference is known as what? As a statement. Amount, classification, presentation, disclosure. As required by the law, as reported. आओ देखते हैं as required by the law और as रिपोर्टेड में क्या डिफरेंस है. चलो समझो, बड़ा इजी. एक आया अमाउंट, इंटरेस्ट 16 लाख रुपए का. ओके. क्लासिफिकेशन, सर ये एक्सपेंडिचर. प्रेजेंटेशन, सर इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से कैपिटलाइज करना है, बोरोइंग कॉस्ट है क्वालिफाइंग असेट के लिए. डिस्क्लोजर, सर इसको नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में दिखाया जाएगा कि ये कैपिटलाइज किया गया है. पहली बात तो तुमने ये जो 16 लाख रुपए कैलकुलेट किए, क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो FRF है उसके हिसाब से कैलकुलेटेड है? कैपिटलाइजेशन रेट निकाल निकूल के, कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, सेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, टर्मिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के हिसाब से कैलकुलेटेड है. हाँ सर, कैलकुलेटेड. ओके.
वाकई में एक्सपेंडिचर हुआ भी है? हाँ सर हुआ है ना। ओके, क्या कर रहे हो सर? ये 16 ने कहा कैपिटलाइज करो, तो हमने भी उसको क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया क्वालिफाइंग एसेट में और डिस्क्लोज कर दिया एज पर एस 16। बहुत बढ़िया, मतलब जो एफआरएफ ने चाहा तुमने वो किया। हाँ, जो एफआरएफ ने चाहा और जो तुमने किया अगर वो सेम है देन देयर इज नो मिस स्टेटमेंट, तब तो वहां कोई मिस स्टेटमेंट नहीं। लेकिन उसने कहा था जनरल बोरोइंग में वर्किंग कैपिटल लोन को जब तक कि कुछ प्रीकंडीशंस ना हो इसमें शामिल ना किया जाए। हमने इसके इंटरेस्ट में कुछ ऐसे इंटरेस्ट भी शामिल कर दिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के साथ के हिसाब से एट्रीब्यूटेबल इंटरेस्ट नहीं है। बाकी सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कैलकुलेशन सही नहीं है। कैलकुलेशन सही नहीं है तो भी दादा मिस स्टेटमेंट है। सर कैलकुलेशन तो सही है लेकिन ये एक्सपेंडिचर अपना नहीं है, ये तो रिएम्बर्समेंट होने वाला है, कस्टमर अपने को देगा। कस्टमर अगर आपको देगा तो फिर आपका एक्सपेंडिचर कहाँ है? ये आप तो कॉन्ट्रैक्टर हो ना। हाँ, तो ये जो लोन का इंटरेस्ट है तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ बिल में चार्ज होगा ना। हाँ, तो जो भी कॉस्ट बिल में चार्ज हो रही है वो अपना एक्सपेंडिचर क्यों बता रहे हो भैया? बताना है तो फिर इसको एक्सपेंडिचर अपनी कॉस्ट में दिखाओ, P&L में क्यों दिखा रहे हो? ये एक्सपेंडिचर तो तुम्हारी कॉस्ट में जाना चाहिए ना, P&L में ऐसा एक्सपेंडिचर थोड़ी जाएगा। हाँ तो सर कॉस्ट में ही तो दिखा रहे, तो भाई कॉस्ट में दिखा रहे हो तो किस में दिखा रहे हो? स्टॉक इन ट्रेड की कॉस्ट में वैल्यू करो, ऊपर जो 16 लाख रुपए तुम डाल रहे हो ये तुम्हारा जो स्टॉक इन ट्रेड है उसमें ऐड करो, क्योंकि तो तुमने बेचने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, तो ठीक है, मतलब कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज करो, सब करो, क्लासिफिकेशन देखो। जी, नहीं सर वो तो 16 लाख रुपए है और बाकायदा एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्या है कि सर ये क्वालिफाइंग एसेट बनने के बाद का एक्सपेंडिचर था। क्वालिफाइंग एसेट वाज रेडी टू पुट टू यूज, उसके बाद ये एक्सपेंडिचर हुआ। तो भैया इसको कैपिटलाइज नहीं करना है, इसको P&L में लेके जाना है। नहीं सर हम तो कैपिटलाइज करेंगे। तो भाई तू प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर रहा है, ये भी मिस स्टेटमेंट है। और तुमने डिस्क्लोज नहीं किया कि तुमने कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया, इतना ह्यूज अमाउंट तुमने कैपिटलाइज किया है और तुमने उसे डिस्क्लोज नहीं किया। दैट इज पॉइंट। इसे भी क्या कहा जाएगा? मिस स्टेटमेंट। कहने का मतलब यूं है कि कोई अमाउंट जो आना था वो नहीं आया, जो क्लासिफिकेशन होना था वो नहीं हुआ, या प्रेजेंटेशन गलत हुआ या डिस्क्लोजर गलत हुआ, तो सर जो भी गलत हुआ उसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका मिस स्टेटमेंट। ये तो मैंने एस 16 लिया, एस 2 फॉलो नहीं कर रहे हो आप, एस 10 फॉलो नहीं कर रहे हो आप, एस 4 फॉलो नहीं कर रहे हो आप, एस 5 फॉलो नहीं कर रहे हो आप। जो एफआरएफ चाह रहा है आप उस एफआरएफ से डिविएट होके लिखते हो तो हम उसे मिस स्टेटमेंट कहेंगे। एंड माइंड इट वेरी केयरफुली, जानबूझ के ऐसा करोगे तो मैं इसे फ्रॉड कहूंगा। जानबूझकर अगर आपने ऐसा किया तो आई विल ट्रीट इट एज अ फ्रॉड। अनजाने में हो गया तो मैं क्या कहूंगा? एरर है, लेकिन है तो मिस स्टेटमेंट। तो आज के बाद अगर कहीं भी मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज होता है तो मिस स्टेटमेंट वर्ड का मतलब होता है व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय अमाउंट, classification, presentation and disclosure as required by FRF and as reported by management। इन दोनों के बीच में क्या निकला? डिफरेंस। तो क्या कहेंगे? मिस स्टेटमेंट। तो इसे कहा जाता है बंधु बांधव मिस स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज मिस स्टेटमेंट। एक और वर्ड हमको अपनी जिंदगी में बहुत परेशान करता है सर, बिल्कुल करता है सर, सभी को करा इस वर्ड ने परेशान। असर्शन। साला समझ में ही नहीं आया सर आज तक कि असर्शन वर्ड क्यों यूज करते थे यार। जब देखो जब एक वर्ड लाके हमारे माथे पे पटक दे, असर्शन।
टीचर से पूछो असर्शन क्या है, बोले अरे यही है यार, बस जो भी है। आज अपन उसका पूरा एनालिसिस करके छोड़ेंगे कि साले असर्शन होते क्या है, क्योंकि बार बार इस स्टैंडर्ड में आता है एट असर्शन लेवल, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। साला असर्शन समझ में ही नहीं है, साला क्या असर्शन लेवल है। असर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट, चाहे कहकर या बिना कहे। मैनेजमेंट की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, या तो एक्सप्रेसली या अदरवाइज, जिसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एम्बॉडीड कर दिया गया है, और ऑडिटर उस असर्शन को यूज करता है ये कंसीडर करने के लिए कि कोई पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो इस असर्शन के अंदर शामिल हो। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट or otherwise that are embodied in financial statement as used by the auditor to consider the different type of potential misstatement that could occur. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विभिन्न प्रकार के मिस स्टेटमेंट होने की संभावनाओं को तलाश करने के लिए ऑडिटर जब मैनेजमेंट द्वारा दिए गए रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करता है तो हम कहते हैं ऑडिटर इज कंसीडरिंग द असर्शंस। Assertions means representations by management, explicit or otherwise, that are embodied in financial statement as used by the auditor to consider the different type of potential misstatement that could occur. गजब ही बात हो गई है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। जब तक ग्रीन बोर्ड पे नहीं जाएंगे ना तब तक तो आपको ऑडिट समझ में आने वाला नहीं है। रट्टू तोते मत बनो, लॉजिकल समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। रट लिया ना तो खत्म हो जाएंगे सर, रटने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। समझिए अब जरा जोरदार तरीके से क्या बोल रहे हैं। असर्शन देखो, बैलेंस शीट है, अभी मैं ऐसी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। बैलेंस शीट में दिख रहा है असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर लैंड दिख रही है 5 करोड़ की, बिल्डिंग दिख रही है 10 करोड़ की। मैनेजमेंट तुमने ये लैंड यहां दिखाई है तो डेफिनेटली इंप्लाइड है, एक्सप्रेस तुमने ये तो एक्सप्रेस कर दिया कि मेरी लैंड 5 करोड़ की। ये तो एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि तुम्हारी लैंड 5 करोड़ की है। एम आई राइट? इट इज एक्सप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट दे हैव अ लैंड ऑफ ₹5 करोड़। गुड। अब जब तुमने ये लैंड दिखाई है वहां पे एक्सप्रेसली, तो इंप्लाइड है कि ये लैंड एग्जिस्टेंस में तो होगी। और भाई हाँ, एग्जिस्टेंस में तो ही तो दिखाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, मैं एज एन ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहूंगा ये चेक करने के लिए कि तुम्हारा ये जो रिप्रेजेंटेशन है एग्जिस्टेंस का ये सही है या नहीं है। मैं एक असर्शन चेक कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस इज वन ऑफ द असर्शन। अब तुमने इसको एक्सप्लिसिटली यहां दिखाया है तो इसका मतलब है इसके ऊपर ऑनरशिप भी तो तुम्हारी ही होगी। हाँ है ना, ऑनरशिप हमारी है, रजिस्ट्री है। दिखाओ दिखाओ रजिस्ट्री दिखाओ। रजिस्ट्री देखी क्यों? चैलेंज कर रहा हूं मैं मैनेजमेंट के इस असर्शन को ये देखने के लिए कि हम इस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो दूसरा असर्शन क्या हो गया?
Ownership, representation by management, explicitly or impliedly, which is challenged by the auditor. Why? To consider the possibility of potential misstatement. जरा ये प्रॉपर्टी खरीदते समय बैंक को पेमेंट तो किया होगा ना तुमने, तो जरा बैंक पेमेंट की डिटेल निकालना। भाई ये तो इम्प्लाइड है कि इसका पेमेंट हो चुका होगा। हाँ हो चुका है, हो चुका है तो लाओ, कागज का है। सर वो कागज बैंक में जमा है, उनसे लोन लेके जमीन खरीदी थी। वेरी गुड, मतलब ये जमीन चार्ज पे है, मुझे चार्ज क्रिएट किया क्यों नहीं वो बताओ, और प्लेज डीड का है वो बताओ। सर आई एम कंसिडरिंग मैनेजमेंट्स representation to understand whether the financial statements are misstated or not. और वो जितने चेक पॉइंट्स में निकालूंगा उन सबको मैं क्या बोलूंगा? असर्शन। तो असर्शन की डेफिनेशन को वापस देखें। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? दिखाया गया, और अदरवाइज नहीं दिखाया गया। भाई लैंड 10 करोड़ की है, ये दिखाया गया। ऑनरशिप मान ली गई, एग्जिस्टेंस मान लिया गया, वैल्यूएशन मान लिया गया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एम्बॉडीड है। अब ऑडिटर उन असर्शन को, एग्जिस्टेंस को, राइट को, वैल्यूएशन को यूज कर रहा है क्या कंसीडर करने के लिए कि कहीं इनमें कोई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। इसे कहते हैं असर्शन। अब अगर आपको कोई बोलता है असर्शन लेवल पे मिसस्टेटमेंट, मतलब एग्जिस्टेंस का मिसस्टेटमेंट कर दो, ऑनरशिप का मिसस्टेटमेंट कर दो, वैल्यूएशन में मिसस्टेटमेंट कर दो, इसे कहते हैं असर्शन लेवल के मिसस्टेटमेंट। यानी आइटम लेवल पर अंदर घुस के मिसस्टेटमेंट, इसे कहते हैं assertion. Representations by management, explicit or otherwise, that are embodied in financial statement and as used by the auditor to consider the different type of potential misstatement that could occur, और इसे कहते हैं बॉस क्या? That is known as assertion. इसे कहते हैं assertion. अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कई बार आ जाता है, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम। अब भैया एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है, एंगेजमेंट टीम क्या होती है, वो भी देख लेते हैं। कितनी ही बार ये वर्ड यूज होता है, एंगेजमेंट पार्टनर को ये करना चाहिए, एंगेजमेंट पार्टनर को वो करना चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर मतलब पार्टनर या अदर पर्सन इन द फर्म हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फुल टाइम इन प्रैक्टिस। वाओ, यानी एंगेजमेंट पार्टनर का पार्टनर होना जरूरी नहीं है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो फुल टाइम है और वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का एम्प्लॉय है और वो अगर ऑडिट पे जा रहा है तो सर वो भी एंगेजमेंट पार्टनर है। तो एंगेजमेंट पार्टनर यानी पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म who is a CA and full time in practice and who is responsible for engagement's performance and report that should be issued on behalf of the firm. एंगेजमेंट के लिए भी जिम्मेदार है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए भी जिम्मेदार है और उस पर दी जाने वाली रिपोर्ट के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसा पार्टनर या अदर पर्सन फर्म में जो फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भले पार्टनर नहीं है, वो कहलाएगा एंगेजमेंट पार्टनर। माय डियर फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चैलेंज करने लायक बात है, एंगेजमेंट पार्टनर किसको कहते हैं? वेरी सिंपल। देन एंगेजमेंट टीम मतलब क्या? एंगेजमेंट टीम का मतलब होता है
all persons performing the engagement, including expert contracted by the firm in connection with that engagement. All persons performing engagement, including experts contracted by the firm in connection with that of engagement. इसे कहते हैं क्या? एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट टीम. आइए, अब मैं जब आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़े प्रैक्टिकली आपको ऑडिट पढ़ाने की कोशिश करूंगा. तो प्रैक्टिकली जब मैं ऑडिट पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मुझे 2-3 चीजों से आपका परिचय करवाना बहुत ही जरूरी है. मेरे स्टैंडर्ड्स में आपको कुछ पात्र मिलेंगे, कुछ डायग्राम आएंगे, है ना. तो उन सब से अपने को परिचय रखना है. तो अब मैं एक पूरी आपके सामने जिसको कहना चाहिए स्टार कास्ट प्रेजेंट करूंगा. मेरे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के अंदर जो मैं स्टार कास्ट लेके चलता हूं वो स्टार कास्ट यहां पे आपके सामने आएगी. अब एक के बाद एक. पहली झलक में मैं आपको बता दूं, इतने मेरे पात्र हैं. ये है मिस्टर इथिकल जो चार्टर अकाउंटेंट हैं और नॉर्मली इन्हीं को ऑडिट मिलेगा. इनकी पूरी फर्म है. उस फर्म में इनकी एंगेजमेंट टीम रहेगी. ये तो एंगेजमेंट पार्टनर ही रहेंगे हमेशा मिस्टर इथिकल. इनकी एंगेजमेंट टीम रहेगी. एंगेजमेंट टीम में जो मुकेश है ये अपने आप में सीए है और फुल टाइम इन्हीं क्या है, तो आप इसको भी एंगेजमेंट पार्टनर मान पाएंगे. कभी कभी जब मैं बोलूंगा कि इज ऑल्सो एंगेजमेंट पार्टनर तो वो भी एंगेजमेंट पार्टनर है. बाकी रमेश सुरेश दोनों जो हैं वो सीए फाइनल के अंदर हैं और शैली भी सीए फाइनल वाली आर्टिकल है. इसके बाद दिनेश, मोली, महेश और डॉली, ये चारों जो हैं ये इनके आर्टिकल्स, ये भी सीए फाइनल वाले आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये सब अभी इंटरमीडिएट के आर्टिकल्स. तो मुकेश इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाइल रमेश, सुरेश एंड शैली जो हैं सीए फाइनल के आर्टिकल्स हैं और दिनेश, मोली, महेश और डॉली ये सब जो हैं ये इंटरमीडिएट के आर्टिकल हैं. और ये ऑडिट करने जाते हैं एडिबल ऑयल्स लिमिटेड में. दे ऑल आर कंडक्टिंग ऑडिट इन एडिबल ऑयल्स लिमिटेड. एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सोयाबीन ऑयल बनाती है. तो सोयाबीन खरीदती है फार्मर्स से, उसको क्रश करती है, रिफाइन करती है, ऑयल बनाती है, बल्क में भी ट्रेड करती है, रिटेल में भी ट्रेड करती है. इट्स अ बिग बिजनेस. मिस्टर चिच्चोर जो हैं वो इंटरनल ऑडिटर हैं इस एडिबल ऑयल लिमिटेड के. सीए घनघोर जो हैं वो इस एडिबल ऑयल लिमिटेड की अहमदाबाद ब्रांच के ऑडिटर हैं. और एडवोकेट मुन्ना भाई हैं जो इनका पूरा का पूरा लीगल डिपार्टमेंट संभालते हैं. द होल लीगल डिपार्टमेंट इज लुकिंग आफ्टर बाय एडवोकेट मुन्ना भाई. ये एक बेसिक थीम है. मिस्टर इथिकल जो हमारी फर्म इथिकल एंड एसोसिएट्स के एथिकल एंड एसोसिएट जो हमारी फर्म है उसके पार्टनर हैं और उसमें एक पार्टनर और हमने ले लिए, दैट इज मुकेश. इथिकल एंड एसोसिएट्स के 2 पार्टनर मिस्टर इथिकल और मिस्टर मुकेश. एक मिस्टर इथिकल सीनियर है और मिस्टर मुकेश इज जूनियर, बट ही इज एंगेजमेंट पार्टनर ऑलवेज. जब भी अपन एंगेजमेंट पे भेजेंगे ही विल बी एंगेजमेंट पार्टनर. देन वी हैव एडिबल ऑयल्स लिमिटेड, देन वी हैव मिस्टर चिच्चोर, देन वी हैव घनघोर, देन वी हैव एडवोकेट एंड आवर आर्टिकल्स आर देयर रमेश, सुरेश, शैली, दिनेश, मौली, महेश एंड डॉली. सो ये जो है दिनेश, मोली, महेश, डॉली ये सब जूनियर आर्टिकल्स हैं और शैली, सुरेश, रमेश जो हैं वो सीनियर आर्टिकल्स हैं और मिस्टर मुकेश जो है वो खुद एंगेजमेंट पार्टनर है. ये पूरी सेना जो है आपको अब ऑडिट समझाएगी. आगे और पात्र आएंगे उनको मैं यहाँ ऐड करता जाऊंगा और फिर उनको वहां उठा करके आपके साथ बैठाऊंगा जब भी काम करना होगा. चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब लेते हैं एक छोटा सा ओवरव्यू अबाउट द ऑडिट प्रोसेस.
ये ऑडिट प्रोसेस बेटा आप सब लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ी थी, लेकिन एक रिफ्रेश करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेटेजी अब आपको यहां से समझ में आएगी। पूरा ऑडिट कैसे यहां से गवर्न होगा वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जिसको हमने कंपनीज एक्ट में साफ तौर पर देख लिया कैसे होता है। अच्छा एक बात और, जब तक अब मैं इस लेक्चर में ये ना कहूं दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट, आपको यही मानना है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट ओनली। तो आज के बाद इस पूरे प्रसंग में मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद सबसे पहले डिटर्मिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आपने हमें अपॉइंट किया है, ऑब्जेक्टिव क्या भैया? ऐसा नहीं हो जाए कि आपने हमको कंपनी ऑडिटर अपॉइंट किया और हम साला टैक्स ऑडिट करके भाग जाएं, या आपने हमको टैक्स ऑडिटर अपॉइंट किया और हम साला कंपनी ऑडिट कर दें। भाई ऑब्जेक्टिव तो बताओ, स्कोप तो बताओ। ओके, एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस को समझें। ओहो, ये एंटिटी तो एक्सपोर्ट करती है, यानी एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी होंगे। इस एंटिटी को तो ढेर सारी ब्रांचेस हैं, यानी यहाँ पे रिस्क थोड़ी ज्यादा है। ये एंटिटी तो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है, रिटेलिंग भी करती है। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो ऑडिट रिस्क और ज्यादा है। ओके, तो ऑडिट रिस्क को भी आप असेस करते हो और इंटरनल कंट्रोल को भी आप असेस करते हो कि इन्होंने कैसा इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है, ज्यादा फ्रॉड एरर होने के चांसेस तो नहीं। अपॉइंटमेंट होने के बाद ऑडिटर 3 काम करता है। पहला, ऑब्जेक्टिव देखता है क्या है, स्कोप देखता है क्या है। दूसरा, एंटिटी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करता है ताकि वो ये समझ सके कि इंटरनल कंट्रोल कैसा चाहिए और ऑडिट रिस्क कितनी है, ताकि मैं अपनी जब प्रोसीजर बनाऊं तो ये देखूं कि कितनी ऑडिट रिस्क वहां पे आ रही है। तो दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। ये 3 काम करने के बाद ऑडिटर बनाता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हेल्प करती है प्लानिंग करने में। ऑडिट जब आप प्लान करते हो तो प्लान का आउटपुट आता है ऑडिट प्रोग्राम। प्लान, स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी टर्म है, उस बहुत बड़ी टर्म के अंदर ऑडिट प्लानिंग एक टर्म है, और ऑडिट प्लानिंग के भी अंदर ऑडिट प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम में क्या होता है, कब कब कौन कौन कहां कहां कौन सी प्रोसीजर लगाएगा। प्रोसीजर से क्या होता है, प्रोसीजर लगाने से मिलते हैं ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस से क्या होता है, ऑडिट एविडेंस से निकलते हैं ऑडिट कंक्लूजन। ऑडिट कंक्लूजन से क्या होता है, ऑडिट कंक्लूजन से निकलता है ऑडिट ओपिनियन। ओपिनियन से क्या होता है, ओपिनियन से बनती है ऑडिट रिपोर्ट सर, जो ऑडिट का आउटपुट है। यानी रिपोर्ट क्या है सर, रिपोर्ट जो है वो ऑडिट का रिजल्ट है, और रिपोर्ट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन है जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के साथ हमेशा एक वर्ड यूज होता है बेटा, इशूड। ऑडिटर हमेशा ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, लेकिन रिपोर्ट बनाने से पहले ऑडिटर को फॉर्म करना पड़ता है ओपिनियन। ओपिनियन की 2 स्टेज होती हैं, एक फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन और एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन के साथ 2 वर्ड यूज होते हैं, फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। तो जब ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट में ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए आपके पास होना चाहिए रीजनेबल कंक्लूजन। क्या होना चाहिए, रीजनेबल कंक्लूजन। जब तक आपके पास रीजनेबल कंक्लूजन नहीं होंगे आप कोई ओपिनियन नहीं बना सकते, और जब तक आपके पास ओपिनियन नहीं होंगे
तब तक आप कोई रिपोर्ट नहीं बना सकते। तो रिपोर्ट के अंदर क्या होता है बॉस? ओपिनियन। ओपिनियन कहां से आते हैं? कंक्लूजन से। कोई भी कंक्लूजन आपको अगर निकालना है तो आपके पास होना चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बेस पर निकलेगा कंक्लूजन, कंक्लूजन की बेस पर दिया जाएगा ओपिनियन, और ओपिनियन को जब रिटर्न फॉर्मेट में दे देंगे तो बन जाएगी रिपोर्ट। यानी रिपोर्ट के अंदर होता है ओपिनियन, ओपिनियन कहां से आता है? कंक्लूजन से, कंक्लूजन कहां से आता है? एविडेंस से। एविडेंस कब मिलता है? जब आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करते हो। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सर मैं ऑडिट प्रोसीजर कौन सी लगाऊं, कब लगाऊं, कैसे लगाऊं? इट इज डिसाइडेड बाय प्रोग्राम। हाउ डू आई डिसाइड इन एन ऑडिट प्रोग्राम कब, कौन, कहां, कैसे प्रोसीजर लगाएगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय प्लानिंग। प्लानिंग करते समय यह ध्यान रखा जाएगा मेरे पास रिसोर्सेस कितने हैं, समय कितना है, लोग कितने हैं, काम कितना है, तो जरा इन सबको बढ़िया तरीके से हार्नेस कर लूं, वो कहलाती है स्ट्रेटेजी। मैं सिर्फ ऑर्डर बता रहा हूं, इन सबको मैं डिटेल में तब डील करूंगा जब मैं स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा। मैं अभी सिर्फ ऑर्डर बता रहा हूं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट के बाद बंदा ऑब्जेक्टिव और स्कोप देखता है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेता है, इंटरनल कंट्रोल देखता है, ऑडिट रिस्क देखता है। इन सबको करने के बाद वो स्ट्रेटेजी बनाता है। स्ट्रेटेजी से बनती है प्लानिंग, प्लानिंग से निकल के आता है प्रोग्राम, प्रोग्राम से निकल के आती है प्रोसीजर, प्रोसीजर लगाने पे मिलते हैं एविडेंस, एविडेंस से निकल के आते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन से निकल के आते हैं ओपिनियन, और ओपिनियन से बनती है रिपोर्ट। ये प्रोसेस इंटरमीडिएट में हर टीचर पढ़ाता है, एवरी टीचर क्रॉस इंडिया। और अगर आपके टीचर ने ये प्रोसेस नहीं पढ़ाई है तो फिर वो टीचर कहलाने के लायक नहीं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, ही मेड यू फूल। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से लेकर ऑडिट रिपोर्ट तक की तो जान है ऑडिट की, पूरी 25% ऑडिटिंग तो यही है। तो सबसे आखिरी क्या हुआ? रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या आया? ओपिनियन। ओपिनियन में कहां से आया ओपिनियन? कंक्लूजन से। कंक्लूजन कहां से आए? एविडेंस से। एविडेंस कहां से आई? प्रोसीजर से। प्रोसीजर कहां से आई? प्रोग्राम से। प्रोग्राम कहां से आया? प्लानिंग से। प्लानिंग कहां से आई? स्ट्रेटेजी से। स्ट्रेटेजी कहां से आई? जब ये तीनों चीजें की। और ये तीनों चीजें क्यों की? क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। इट्स वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? ओवरव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस का ओवरव्यू है ये। अब इस प्रोसेस को मैं आपको यहां ले जाके समझाने का कोशिश करता हूं। अब आपको अगर अपॉइंट किया गया है एडिबल ऑयल्स लिमिटेड का ऑडिटर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले उससे पूछोगे ना कि मुझे कौन सा ऑडिटर अपॉइंट किया गया। एम आई सपोज टू डू टैक्स ऑडिट और एम आई सपोज टू डू कंपनी ऑडिट? अगर टैक्स ऑडिट है तो फिर मेरा स्कोप 3CD है, और अगर कंपनी ऑडिट है तो फिर मेरा ऑब्जेक्टिव और स्कोप कारो और 143 पूरा आएगा। ओके, अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ द बिजनेस। सर ये एक सोयाबीन ऑयल कंपनी है जो फार्मर्स से सोयाबीन खरीदती है। ओके, और सोयाबीन को क्रश करती है, ऑयल निकालती है, ऑयल को रिफाइन करती है। तो ऑयल जब निकालती है तो क्रूड ऑयल भी बनता है, और ऑयल को जब रिफाइन करती है तो रिफाइंड ऑयल भी बनता है। क्रूड ऑयल थोक में बेचती है, रिफाइंड ऑयल रिटेल्स के माध्यम से बेचती है। गुड, ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि कहीं आप खाली रिटेल सेल चेक करके खुश ना हो जाए। वहां पे रिटेल सेल जितनी होगी उसके 3 गुना जो है वो क्रूड ऑयल सेल होगी। और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि क्रूड ऑयल सेल्स चेक कर लें और पता चला कि हमने रिफाइन ऑयल सेल्स तो चेक ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये रिफाइन में बेचता भी। और कल से उसने रिफाइंड ऑयल की सेल्स ही बुक नहीं की
तो तुम कैसे पता लगाओगे भाई कि उसने रिफाइंड ऑयल सेल्स की बुक ही नहीं की है सेल्स? इसलिए मेरे भाई हमें डिटेल्ड लेना, एनालिसिस करना जरूरी है बिजनेस का। रॉ मटेरियल क्या है, कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल कौन देता है, फार्मर्स देते हैं तो क्या कैश में देते हैं या उनको चेक से पेमेंट होता है, कितने वर्कर्स हैं, अगर इतने सारे वर्कर्स हैं तो पीएफ वीएफ देखना पड़ेगा, कैजुअल वर्कर्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स होंगे। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेना पड़ेगा, नहीं तो ऑडिट एविडेंस इवेल्युएट कैसे करेंगे? फिर इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो इंटरनल कंट्रोल तो होगा कि मुंह उठा के परचेस हो जाती है, कि परचेस करने से पहले कोई प्रोसीजर फॉलो होती है, कि मुंह उठा के सेल हो जाती है, सेल होने से पहले कुछ प्रोसीजर फॉलो होती है। इंटरनल कंट्रोल देखना पड़ेगा। अब इतने सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है तो ऑडिट रिस्क भी है, वो रिस्क भी एड्रेस करनी पड़ेगी हमको कहीं ना कहीं। ओके, अब जरा स्ट्रेटेजी बनाए। इतनी बड़ी कंपनी है, अपने पास पार्टनर दो हैं, 3 सीए फाइनल स्टूडेंट है, 4 सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट है। इस तरीके से हमारा पूरा ऑफिस है। अभी 4 ऑडिट और पेंडिंग है, 3 ऑडिट बाद में और करना और 1 ऑडिट ये है। इसका मतलब है कि अब स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि कब कब कौन सा ऑडिट कहाँ किया जाएगा, कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ यूज होगा, कितने कितने दिन लगेंगे इनको। चलो, स्ट्रेटेजी बन गई। अब प्लानिंग बना लेते हैं, कब ये ऑडिट शुरू होगा, कब ये ऑडिट खत्म होगा, कब सेल्स वाउचिंग होगी, कब परचेस वाउचिंग होगी, कब जर्नल वाउचिंग होगी, कब ट्रायल बैलेंस देखा जाएगा, कब बैलेंस शीट ट्रैक टिक की जाएगी, कब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन देखा जाएगा। पूरा प्लान कर लो। चलो, अब अगर वाउचिंग करनी है और कैश वाउचिंग करनी है तो कैश वाउचिंग करते समय कितनी बातें ध्यान में रखेंगे और कितने दिन में कैश वाउचिंग पूरी हो जाएगी और कौन कौन करेगा, ये जब बाइफर्केशन करूंगा तो बन जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम बनने के बाद मैं वाउचिंग शुरू करूंगा, मैं ट्रांजैक्शंस को चेक करूंगा। मैं ट्रांजैक्शंस को चेक करूंगा मतलब मैं ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं। ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा तो मुझे एविडेंस मिलेंगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ था। एविडेंस मिलेंगे तो मैं कंक्लूड करूंगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन है, और फिर मैं ओपिनियन बनाऊंगा कि हाँ भाई इस ट्रांजैक्शन में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, मैं कंक्लूजन लूंगा कि इस ट्रांजैक्शन में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। हर ट्रांजैक्शन में देखूंगा मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, असेट में देखूंगा मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, लाइबिलिटी में देखूंगा मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, हर असेट चेक करूंगा मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कंक्लूड करूंगा कि हाँ नहीं है, हर लाइबिलिटी को कंक्लूड करूंगा कि मिस स्टेटमेंट नहीं है। और जब सारे कंक्लूजन्स मेरे पास आ जाएंगे तो उनको मिला करके मैं एक ओपिनियन दूंगा कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। फॉर एग्जाम्पल, अब अपन पहुंच जाते हैं स्टोर्स में। लेट्स से हमने एसेट, फिक्स एसेट पे आए और हमें इस ऑफिस बिल्डिंग को वेरीफाई करना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑफिस बिल्डिंग को वेरीफाई कैसे किया जा रहा है। ऑफिस बिल्डिंग को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं एक प्रोसीजर लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? प्रोसीजर। कौन सी प्रोसीजर लगा रहा हूं मैं? सबसे पहले मैंने कहा मैं ऑफिस बिल्डिंग को चेक करना चाहता हूं तो मैं करूंगा फिजिकल वेरिफिकेशन। ये मेरी क्या है? प्रोसीजर है। फिजिकल वेरिफिकेशन करते ही मेरे पास, जैसे ही मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, मेरे पास एक एविडेंस आएगा कि हाँ भाई एंटिटी एग्जिस्टेंस में, ओ बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में है। फिजिकल वेरिफिकेशन के देखो, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर, ये ऑडिट प्रोसीजर है, या ऑडिट एविडेंस। ओके, फिर मैंने एक और प्रोसीजर लगाई। मैंने कहा अब मेरे को एक काम और करना है कि मुझे इसकी ऑनरशिप चेक करना है, तो मुझे इसका ऑनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाओ। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, ये रजिस्ट्री देखो। मैंने वो रजिस्ट्री देख ली। जैसे ही मैंने रजिस्ट्री देखी, मुझे दूसरा एविडेंस मिल गया किसका? ऑनरशिप का। फिर मैंने कहा मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखा दो।
उन्होंने बोला आपको बैंक स्टेटमेंट क्यों देखना है? मैंने कहा मैं बैंक स्टेटमेंट में ये देखना चाहता हूँ कि भाई इसका आपका पूरा पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, दैट आई वांट टू टेक केयर कि वैल्यूएशन सही है या नहीं है। जैसे ही मैंने बैंक स्टेटमेंट देखा मुझे वैल्यूएशन मिल गया कि हाँ भाई वैल्यूएशन इतना ही है। मैंने कहा आप तो एक्सपर्ट से भी वैल्यू करवा दो, उन्होंने एक्सपर्ट से भी वैल्यू करवा दिया, मुझे वैल्यूएशन का एक एविडेंस और मिल गया। तो ये प्रोसीजर मैं लगाता जा रहा हूं, ये एविडेंस मुझे मिलते जा रहे हैं। अब यहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाल लिया, C1 दैट ऑफिस बिल्डिंग इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अब मैं से हर असेट पे क्या लगाऊंगा? प्रोसीजर। प्रोसीजर से मुझे मिलेंगे एविडेंस, सब दूर से मुझको क्या मिलेंगे? एविडेंस। एविडेंसेस से मैं क्या निकालूंगा? कंक्लूजन। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, कंक्लूजन 4, कंक्लूजन 5, कंक्लूजन 6, कंक्लूजन 7, कंक्लूजन 8। पूरी बैलेंस शीट के लिए कंक्लूजन निकालूंगा, पूरे P&L के हर आइटम के लिए कंक्लूजन निकालूंगा, और इन सारे कंक्लूजनों का एक निचोड़ निकाल के लाऊंगा, और वो निचोड़ रहेगा मेरा ओपिनियन। और ओपिनियन को जब एक्सप्रेस कर दूंगा मैं फॉर्मेट के अंदर, तो आ जाएगी रिपोर्ट, ओवरऑल रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर क्या है? ओपिनियन। ओपिनियन कहां से आया? ये सारे कंक्लूजन से। कंक्लूजन कहां से आया? जब मैंने प्रोसीजर लगाई। प्रोसीजर कहां से आई? जब मैंने प्लानिंग की। प्लानिंग कहां से आई? जब मैंने स्ट्रेटेजी लगाई। स्ट्रेटेजी कहां से आई? जब मेरे को नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस मिला, मुझे रिस्क असेसमेंट मिला, मुझे इंटरनल कंट्रोल देखने को मिला, मुझे ऑब्जेक्टिव देखने को मिला, मुझे स्कोप देखने को मिला, और ये सब मैंने तब देखे जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। तो सर आपको कनेक्शन समझ में आया? प्रोसीजर, प्रोसीजर से एविडेंस, एविडेंस से कंक्लूजन, कंक्लूजन से ओपिनियन, ओपिनियन से रिपोर्ट। रिपोर्ट में होता है ओपिनियन, ओपिनियन आता है कंक्लूजन से, कंक्लूजन आते हैं एविडेंस से, एविडेंस आते हैं प्रोसीजर से, प्रोसीजर आती है प्लानिंग से, प्लानिंग होती है प्रोग्रामिंग, सॉरी प्रोसीजर आती है प्रोग्रामिंग से, प्रोग्रामिंग होती है प्लानिंग से, प्लानिंग आती है स्ट्रेटजी से, और स्ट्रेटजी आती है नॉलेज वाले सबसे, और वो तब होता है जब हमारा क्या होता है? अपॉइंटमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था बेसिक फंडामेंटल्स रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब हम बेक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के को शुरू कर सकते हैं विथ ऐसे 200 सीरीज। माइंड इट वेरी केयरफुली, ये 200 सीरीज वैसे नहीं होगी जैसे इंटरमीडिएट में हुई थी, यहाँ लेवल थोड़ा अलग है। चलिए।